नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चले रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे को फहराए जाने पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने कहा कि जब हमने कहा कि हम पूरी दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे फहराएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया। मैं भाजपा और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि तिरंगा अगर भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराया जाएगा क्या? देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं फहराएगा तो इस्लामाबाद में फहराएगा क्या? मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली के बजट में कहा गया है कि हम 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे को फहराएंगे। रोज सुबह जब कोई अपने घर से बाहर निकलेगा और बाहर झंडे को देखेगा तो उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब से हमने अयोध्या की तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है तब से बीजेपी कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं। क्या अपने बुजुर्गों को रामलला के दर्शन करवाना पाप है? ये लोग क्यों इस तीर्थ यात्रा का विरोध कर रहे हैं? इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आज हम कह रहे हैं कि दिल्ली में 2048 में ओलंपिक होंगे तो मजाक उड़ रहा है, लेकिन हम देश के साथ मिलकर ये भी करके दिखाएंगे। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे। सरकार बड़े बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हमारा सबका है, भारत हमारा सबका है, चाहे कोई बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी से हो। देश तो हमारा सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के साथ दिया। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था, स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है
जब उन्होंने योगा का कार्यक्रम अनाउंस किया था, मैं खुद अपनी चटाई लेके इंडिया गेट गया था योगा करने के लिए, ये सारे गए थे। जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने कहा हम पूरे दिल्ली के अंदर तिरंगे फहराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसका विरोध क्यों किया, कांग्रेस वालों ने इसका विरोध क्यों किया। कहते तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तिरंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तिरंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? हमारे देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं फहराएगा तो इस्लामाबाद। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी, इसके अलावा डॉक्टर राजीव त्यागी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं इस मसले पर दोनों से एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद हम बहस की शुरुआत कर लेंगे। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि झंडे दिल्ली में नहीं फहराए जाएंगे तो क्या इस्लामाबाद में फहराए जाएंगे? चुनाव जो चल रहा शुरू हुआ है तो उन्हें देशभक्ति याद आ रही है, राम मंदिर याद आ रहा है। अब पहले ममता जी को भी याद नहीं आता था, उन्हें भी याद आ रहा है पश्चिम बंगाल में। ये देखिए राजनीतिक स्टंट है, इनसे जो जनता के काम होने वो तो हुआ नहीं। अब ये कहाँ से जाना समझाना चाहते कि झंडा लगाना अच्छी बात है, आप तिरंगा झंडा लगाने का अभियान जो छेड़ रहे हैं, मगर वो आप लगाएंगे किन परिस्थितियों में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे आप? क्या प्रमुख जगह झंडे लगे नहीं है? आज से पहले याद नहीं है आपको? आप झंडे की बात करें, बड़ी अच्छी बात है, मगर आपको और बातें भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। उन बातों से क्यों छुप रहे हैं लोग? उनसे क्यों पन्नी काटते हैं? आप झंडे कहाँ लगाएंगे? सीलमपुर लगाएंगे, जाफराबाद लगाएंगे, आप सुल्ताननगरी लगाएंगे, नंदनगरी लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे? आप भाई देखिए, झंडे लगाइए बड़े। आपने 1800 कॉलोनियों में, अधिकृत कॉलोनी में सीवर लगने थे, 561 कॉलोनी में सीवर लग पाए। कोई गंगा जल की कोई नई पाइपलाइन बिछा नहीं पाए, उसका भी जो स्रोत पानी का तेजी स्पीड है वो भी कम चल रहा है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश सरकार इसका जवाब डॉक्टर त्यागी से ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हम रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के अन्नदाताओं का जितना विकास हुआ है उतना बीते 70 वर्षों में भी नहीं हुआ था। हर एक योजना जो किसान की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आवश्यक होगा, हमें उसे लागू करने में कोई संकोच नहीं होगा। पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 1,25,000 रुपए का भुगतान किया है, जो पहले की किसी भी सरकार के कार्यकाल से सबसे अधिक है। साथ ही गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 20 चीनी मिलों का विस्तारण और आधुनिकीकरण किया गया है। रमाला, बागपत की चीनी मिलों में पेराई की क्षमता बढ़ाकर 5,000 TCD की गई है। चीनी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी लाने हेतु पिपराइच में आधुनिक तकनीकों से लैस 5,000 TCD पेराई क्षमता की सल्फरलेस चीनी मिल की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में निरंतर किसानों के हित में हो रहे कार्यों के कारण आज राज्य का किसान खुशहाल है। किसान सम्मान निधि के तहत जो किस्त आ रही है वो समय समय पर आ रही है, जो है उससे हमें बहुत लाभ मिला है। उन्नति की राह पर हो रहे सपने साकार। उत्तर प्रदेश में काम दमदार, योगी सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर
हम हैं ANB पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। खबरनामा में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर त्यागी आपके पास आना चाहेंगे। पूछ रहे हैं प्रदीप भटनागर जी, अब अचानक से तिरंगे की और देशभक्ति की याद कैसे आ गई आम आदमी पार्टी को? देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि जितना भी देशभक्ति का सारा ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही ले रखा है। वो ही डिसाइड करती है कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। वही डिसाइड करेगी कि तिरंगा कौन लगाएगा। आम आदमी पार्टी नहीं लगाएगी, सिर्फ बीजेपी ही लगाएगी। वो अपने मुख्यालय पे वो तिरंगा नहीं फहराते। अपने मुख्यालय पे वो अपना आरएसएस के मुख्यालय आरएसएस का झंडा फहराते हैं और बात करते हैं तिरंगे झंडे की। आप इसी से सोच से पता लगता है कि जब हमने कहा तिरंगा झंडा फहराने के लिए तो इनको दिक्कत थी और खुद ये तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ये सोच रही है कि जो हम करें वो सही है, जो बाकी करें वो गलत है। जहां तक मेरे भाई मुझसे अभी कह रहे थे, बड़े भाई मेरे, कि बीजेपी के प्रवक्ता कि आप जाफराबाद में लगाएंगे, मुस्तफाबाद में लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? आम आदमी पार्टी अगर तिरंगे झंडे की बात करती है तो पूरे प्रदेश की बात करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया की क्योंकि बात नहीं करती। पूरे जगह सीसीटीवी सुरक्षा हुई तो पूरी दिल्ली में होगी। अगर मार्शल की तैनाती हुई तो पूरी दिल्ली में हुई। अगर पानी फ्री है तो पूरी दिल्ली में है। बिजली फ्री है तो पूरी दिल्ली में है। ये जो इस तरह का जो दोहरा चरित्र ये जो इनका बीजेपी का है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसको जनता देख रही है और सही समय पे आने पे जवाब भी देगी और दे भी रही है जवाब। भटनागर जी, बड़ा सवाल पूछा है यहाँ पर डॉक्टर राजीव त्यागी के द्वारा। वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट सिर्फ बीजेपी बांट सकती है, कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है? देखिए, अभी इन्होंने जो कहा कि इनके संघ कार्यालय पे भारत वर्ष के अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त को, चाहे वो बीजेपी मुख्यालय हो, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, पाठशाला हो, चाहे किसी संस्थान पे हो, उस दिन एक बिजली घर जो कॉलोनी का होता है उससे भी 26 जनवरी का तिरंगा झंडा फहरता है। ये आपके संज्ञान में दे दूं आपको, पहले ये विशेष रूप से फहरता है। क्या आपके यहाँ कभी फहरा है? अपने कार्यालय पे कभी फहराया है तिरंगा झंडा 26 जनवरी को या 15 अगस्त को? कभी नहीं फहराया आप लोगों ने। आप जो ठेके की बात करते हैं, ये तो हमें पता है, जिसने अगर वंदे मातरम कह दिया या जय श्री राम बोल दिया या भारत माता की जय बोल दी, सब पार्टियों को ये हाल है कि ये बीजेपी का है। आप लोग बोलते नहीं आते। केजरीवाल साहब 15 अगस्त को जाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते। सबने देखा, मीडिया ने खूब दिखाया। वो आप बोलेंगे नहीं, वो आप, अरे भाई ये मन से होता है, हृदय में होता है। ये बड़े बोलेपन पे नहीं होता। इसके लिए बड़ी छाती चौड़ी करनी पड़ती है, बोलने के लिए लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। तिरंगा लेके आप लोगों ने तिरंगा लेकर बड़े आंदोलन तो करे। कोयला घोटाला भी दिखाया आपने, 2G 3G घोटाला भी दिखाया, मगर केजरीवाल जी शांत बैठ गए और अपने घोटाले में खुद फंसे हुए हैं। आप बताएंगे नहीं कि अभी तक दिल्ली जल बोर्ड का वित्तीकरण क्यों नहीं हुआ? आपका 26,000 करोड़ क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? आपको अभी भी सीएडी के चल रहा है, आपसे इंक्वायरी चल रही है। जो आपने 5 लाख का क्लास बनने की 25 लाख की बनाई है। आपसे एक नया स्कूल नहीं बनाया गया कहीं भी। आपने उसी स्कूलों को वित्तीकरण कर दिया। आपने एक डीटीसी कंडक्टर और एक ड्राइवर आपने पक्का नहीं करा। आप दो बार सरकार दूसरी बार बैठी है आपकी। ठीक है, आपने कोई एक नस पक्की नहीं करी। आपने जितने डेली बेसिस पे रही है, आपने एक टीचर पक्का नहीं करा। आप वादा करके आए थे आप कि जितने टीचर बंधु हैं उनको पक्का करेंगे, आपने एक नहीं करा। अरे भाई क्या करेंगे आप? कुछ करा है आपने? आप छोटी बात, कितने पेड़ लगाए आपने कोई ग्रीनरी के लिए तो काम किया हो, आंदोलन चलाया हो तो बताएं। आपने पूरे दिल्ली के अंदर एक पेड़ लगाया, आपने कोई अभियान चलाया 10 करोड़ रुपए का, तो बताएं आप। आज दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है कि आपने कोई पेड़ पौधारोपण का कोई कार्यक्रम चलाया कभी? आपने पूरी जमुना के किनारे खाली पड़ी, आप अभियान सफाई का भी। बिल्कुल, डॉक्टर त्यागी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन सर मैं यहाँ माफी चाहूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए और हमें रुकना है। फौरन हाजिर होंगे। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से
असरता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पल्लवी राजपूत, कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खबरनामा पे आज हम अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तिरंगा झंडा दिल्ली में नहीं तो क्या इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। मेहमान लगातार मौजूद है हमारे साथ, लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्यागी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर त्यागी, आपने सुनी होंगी तमाम बातें प्रदीप भटनागर जी की, आपसे जवाब चाहेंगे और सवाल अभी भी बरकरार है कि इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है और ये बात बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही है कि आप और विकास कार्यों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मैं अपने बड़े भाई प्रदीप भटनागर जी को बताना चाहूंगा कि हम जो भी काम करते हैं उसमें बीजेपी अपने या केंद्र सरकार अपने एलजी के थ्रू या जैसे भी हो पूरा अड़ंगा लगाने की कोशिश करती है। उसमें एक झंडे वाला भी पार्ट है ये जो हमने कहा था और इस पे इन्होंने अपने आप खुद से बीच में अड़ंगा लगाया और फिर उसके बाद खुद ही तिरंगे झंडे लगाने की बात कही। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कहा था, हमने पराली पे बहुत काम किया है, पानी के छिड़काव का काम किया है और एक ये बात और भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इन लोगों को वंदे मातरम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। इन लोग हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती सर। हमारे सीएम साहब तो शुरुआत वंदे मातरम से करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये सिर्फ एक दोषारोपण करने वाली बात है और इस मेरे हिसाब से जो राजनीति होनी चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति होनी चाहिए। जो काम हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं अगर वो पूरे देश में हो जाए तो एक अलग ही उसका में हो जाएगा, तो उसमें एक अलग ही बात आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और वो नागर जी, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में कुछ किया नहीं, तो दोबारा वो सत्ता में कैसे आ गए सर? जी प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ बोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, अभी आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई काम दिल्ली में किया नहीं गया है, विकास का कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, तो जानकारी मैं आपसे ये चाहूंगी फिर आप क्या वजह मान रहे हैं कि दूसरी बार दिल्ली वासियों ने उन्हें एक बार फिर से सत्ता पर बिठा दिया? देखिए, मैं आपको बताऊं, सत्ता पे बैठा दिया दिल्ली की जनता ने। इन्होंने किस तरीके से चुनाव और चुनावीकरण करा ये आप सबके सामने था। जिस तरह से उन्होंने खेल खेला एक धर्म विशेष के साथ और कैसे इन्होंने काम किया, देखो जनता ने वो भी देखा। पहली चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जो है, हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है, घटा नहीं है और उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। टुकड़ा साफ हुआ है तो कांग्रेस टुकड़ा साफ हुआ है। अब देखिए, अगर जनता ने चुना है केजरीवाल सरकार को
तो केजरीवाल जी को उनकी चिंता भी करनी चाहिए। पंजाब नहीं भागना चाहिए, पश्चिम बंगाल नहीं भागना चाहिए, राजस्थान नहीं भागना चाहिए। आप दिल्ली के लिए जो चीजें हैं कर देखिए। आप आए, आपसे पीडब्ल्यूडी की जितनी रोडें हैं अभी तक आपसे वहां एलईडी लाइटें लगाई गई, उस बारे में आप जवाब देंगे नहीं। आपने एक नया पुल नहीं बनाया, आप बहुत बड़े बड़े ऐड तो दिखा रहे हैं। आप जो स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी के जो निर्माण कार्य थे उनको इन्होंने तैयार करने के बाद जो अधूरे रह गए थे, ये उनका भी वीडियो दिखा रहे हैं। आप चले जाइए, चाहे बुराड़ी चले जाइए, चाहे बाहर दिल्ली चले जाइए, निलंकारी कॉलोनी चले जाइए, आप किसी जेजे कॉलोनी में चले जाइए, इन्होंने क्या विकास करा है? कुछ नहीं करा इन्होंने। जनता ने क्यों चुना है, जनता को भी पता है क्यों चुना है, और जो किन्होंने इनको वोट दिया वो भी पता है। देखिए अभी जो 4 उपचुनाव हुए ना, ये वो लोग हैं जो चुनाव जिन चीजों से होता है मशीनरियों को ये लोग दोष देते थे। अब आपकी बात अगर मान ली जाए प्रदीप भटनागर जी, तो इस हिसाब से जो बजट जारी किया गया है, जिसका नाम इन्होंने देशभक्ति बजट रखा है, वो कुछ भी नहीं है, यानी कि उसका कोई असर नजर नहीं आने वाला आने समय में। देशभक्ति की बात में केजरीवाल साहब ने देशभक्ति की जो चीजें रखी है, देखिए मगर जल्दी क्यों नहीं समझ में आई है, अभी क्यों समझ में आता है? 5 आने के चुनाव चलने है, इस पर ही हम थोड़ा संतोष कर ले, दे रहा है दुरुस्त है। आप देश के बारे में बताएंगे, पहले आपको याद क्यों नहीं आई आपको? अरे भैया आपकी मंशाएं क्या है? क्यों? क्योंकि आप गुजरात में चंद सीट जीत गए तो आपको लग रहा है कि पूरा देश जीत लेंगे। आपको अभी के याद है कि देश के पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे क्या? पहले जब सरकार है तब सारे बच्चे घर बैठे थे। अभी देश की बातें बताएंगे उनको, देश के संविधान की बातें बताएंगे। इससे पहले तो इससे पहले आया नहीं, कितने झंडे लगाते हैं? अब से 5 झंडे लगाने जा रहे हैं, इससे पहले झंडे लगवा दी। तो ये चीजें सब चीजें आप करिए, मगर अपने मंशा को ठीक रखिएगा कम से कम। क्या जनता के लिए आपको बढ़ाया, जनता ने आपको काम के लिए बताया, उनके सोचेगा तो और सोचेंगे आप। केजरीवाल दिल्ली से कमल नहीं रही। देखिए घोटाले जो है ये चीजों को उजागर नहीं कर पा रहे। ये वादा करके आए थे जब इन्होंने कांग्रेस सरकार को एलिगेशन लगाया था कि बिजली का ऑडिट होना चाहिए। आज सरकार दूसरी बार इनकी बनी है, इन्होंने ऑडिट क्यों नहीं कराया? इन्होंने जो घोटाला कर रखा है बिलों का, इसके विषय में बताएंगे। अरे भाई 94 दिन का बिल का भेज रहे हो आप, 200 रुपए जो मिनिमम भी भेज रहे हो आप, उसके बारे में बताइए। आपने खुद घोटाले का 1150 करोड़ रुपए का घोटाले का आपका एलिगेशन आया हुआ है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, इस बारे में बताएंगे आपको। राजीव त्यागी, ठीक है प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राजीव त्यागी से। देखिए प्रदीप जी, आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा, और सत्य का सामना यह है कि दिल्ली में जो दिल्ली की जो जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है, उसके काम के बेसिस पे चुना है। उन्होंने जो स्कूल बनाए हैं, पुल बनाए हैं, पानी, बिजली, महिला सुरक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, उनके बेसिस पे चुना है। ये बात आपको भी पता है, आप अपने दिल पर पत्र के पूछे कि आपको नहीं पता है प्रदीप जी, आपको पता है। दूसरी चीज ये है कि जो क्राइम का रेट जो है वो आज दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से, जो अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो दिल्ली में ऑल इंडिया से काफी कम है। ये भी हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारी जो सरकार है वो हमेशा जनता के प्रतिबद्ध रही है, रहेगी, और ये जनता की ही सरकार है, आम आदमी की सरकार है, और ये अपना काम करते रहेगी, चाहे उससे कितनी ही छीटाकशी की जाए, कितना ही उनको कुछ भी बोला जाए, लेकिन वो पुल, स्कूल, पानी, बिजली, महिला सुरक्षा, मार्शल और इन सब पे काम करती रहेगी, बजट पे काम करती रहेगी। और हमारा जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका विदेशों में भी आज तक चर्चा है। आप देखिए, आप चाहे आप इस चीज को अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन विदेशों में भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और बीजेपी के जो घोटाले हैं उनका जवाब जो है वो एमसीडी इलेक्शन में जनता देने वाली है, और हम आम आदमी पार्टी एमसीडी इलेक्शन में बहुमत से जो है जीत के आएगी, और जनता इसका जवाब इनको खुद देगी। बताइए प्रदीप भटनागर जी। एमसीडी की बात करी है, मैं आपके संज्ञान में डाल दूं डॉक्टर साहब। एमसीडी का जो भी पैसा आता है वो सरकारी फंड जो जाता है, जो कोई पार्षद अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में काम के लिए प्रपोजल भेजता है, ना कि वो पैसा पार्षद
की छात्र को जेल में आता है, वो लिख के देगा कमिश्नर और एलसीडी को, फिर वो काम होता है। जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, और आपके घोटाले तो मैं क्या बोलूं, आप तो बता ही नहीं रहे आप जल बोर्ड के बारे में। और अभी आपने एक बात और कही, आपने भी कि इसमें थोड़ा रोशनी डाल दो पुल के बारे में। बताइए जी, आपने कितने पुल बना दिए? आपने बताइए, आपने नया स्कूल निर्माण कहाँ कर दिया? आपने 5 लाख की क्लास 25 लाख में क्यों बनी? क्या आपके जवाब है चीज का? आपने कौन सा ब्रिज बनाया? एक बताइए, आप केवल एक बताइए, आपने कोई नया ब्रिज बनाया हो? आप मुझे एक बताइए, कोई नई मेट्रो चलाई हो आपने? चलिए मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। आप मुझे एक क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पे आपने एक कई लाख का, करोड़ का या 100 वृक्षारोपण करे हो। दिल्ली का एक कोना बता दीजिए कि आप दिल्ली जो पॉल्यूशन से जूझ रही है, आपने क्या कार्य करा है पॉल्यूशन के लिए? आपने कहीं वृक्षारोपण का अभियान छेड़ा है तो बताइए। अब 10 साल आपकी, आज दूसरी बार सरकार आपकी बनी है, कहीं आपने अभियान है कि वृक्षारोपण का किया तो बताइए। आपने जनता को, दिल्ली की जनता को जागरूक कराओ कि भैया पेड़ लगाओ और धरती बचाओ, देश बचाओ, पॉल्यूशन मुक्त कराओ। आपने कोई अभियान है तो आप बताइए। आप आइए बसों के ऊपर, अरे भाई आपने जीटीसी की एक नई बस लाया था खरीद के, जो भी है प्राइवेट में। प्रदीप भटनागर जी, अब उनकी माने तो उनके हिसाब से तो ये बजट सबसे अच्छा बजट है और आने वाले समय में दिल्ली को इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिलेगा दिल्ली पर, और दिल्ली वासियों का भला होगा। लेकिन ये तो आने वाले वक्त पर ही छोड़ देना बेहतर रहेगा कि वाकई में इस बजट से कुछ फायदा होता है या नहीं। समय की कमी है इसलिए मैंने आपको रोका। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर बवाल मचा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि तिरंगा दिल्ली में नहीं तो क्या इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। देखने वाली बात रहेगी इस मसले पर और किसकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन की गूंज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में सुनाई देने लगी है। यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इस संगठन के नेता बंगाल पहुंच चुके हैं, जो बंगाल के किसानों को बीजेपी को वोट न देने के लिए समझा रहे हैं। किसानों का प्लान है कि बीजेपी का बहिष्कार करके सरकार का दंभ तोड़ा जाए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं ने शुक्रवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बंगाल के किसानों को संदेश दिया कि वे बीजेपी का बहिष्कार करें, उसे वोट न दें। बंगाल विधानसभा चुनावों को देखते हुए 294 किसान दूतों ने 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। रंगारंग जुलूस के साथ ये किसान दूत पूरे बंगाल में ट्रैक्टर से यात्रा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान नेताओं ने कोलकाता के रामलीला मैदान में किसानों के साथ मीटिंग की। गौरतलब है कि लंबे समय से कई किसान संगठन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के
खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकला है। बंगाल में तो आना पड़ेगा, बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। ऐसे तो सभी पूरे प्रदेश के किसान और पूरे प्रदेश में जाएंगे। विपक्ष बीजेपी से साफ साफ आरोप लगा रहा है कि राकेश टिकैत यह सिर्फ एक ममता को समर्थन कर रहा है, ना कि यहाँ पे कोई अपना ना, हम तो उनको राजनीति में आने की तैयारी हो रही है। उनकी जो राजनीति वहाँ पर चल रही है, जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं पूरे देश में, हम तो बता रहे हैं यहाँ पे ये भी बर्बाद होगा पूरा। 26 मार्च का देश बंद, भारत बंद का आह्वान किया, भारत बंद का आह्वान है और पूरा देश में उसका समर्थन मिल रहा है हमको। किस तरीके से बंगाल की धरती पे क्या देखते हैं कि यहाँ से बंगाल पे जीतने के बाद बंगाल पे आप आए हैं, क्या इसके बाद यहाँ मोदी सरकार की आंखें खुलेंगी? और बिल्कुल आंखें तो खुल रही जो पूरे देश में वे कर रहे हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय आरबी उपाध्याय जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज पर। सीधा सा सवाल है, बंगाल की पिच पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने उतरे हैं राकेश टिकैत, कितने सफल हो पाएंगे? धन्यवाद पल्लवी। और पल्लवी ये नहीं है, जब भी किसान निकलता है तो एक मैसेज जाता है, और अभी तक जिस आंदोलन को हम देख रहे थे कि आंदोलन सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक सीमित है, उसकी जो आंच है, वो उसकी धमक है, आप देखेंगे बंगाल में सुनाई देगी जी। और बंगाल में देखिए नंदीग्राम से शुरू कर रहे हैं, नंदीग्राम में जहां अभी उन्होंने अपना एक कार्यक्रम रखा है, और नंदीग्राम वो जगह है, वो इतिहास लिखता है। आप देखेंगे ममता का राजनीति में आना, नंदीग्राम से शुरुआत करना, संघर्ष करना, तो बल्कि उन्होंने तो नंदीग्राम को संग्राम का जो एक विश्लेषण किया है। तो देखिए ये नहीं है कि फर्क नहीं आएगा। देखिए जब इतने लोग एक बात को कहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर आएगा उस चीज का। और किसान जिस तरीके से आंदोलनरत है, और सरकार भी अपनी हठधर्मिता दिखा रही है कि भी कहीं कोई बातचीत का दौर है वो समाप्त कर दिया, तो किसान के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। अब किसान इस उसमें है कि भी बीजेपी का जो घमंड है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए ही आप देखेंगे कि भी किसान की जो यूनियन है वो जगह जगह जाके पंचायत कर रही है, चाहे वो दूर दराज के प्रदेश हैं जहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा कि भी वहां किसान आंदोलन का कोई असर है, तो वहां भी देखने को असर मिलेगा। और मैं कहता हूं कुछ भी डेंट करेगा, डेंट तो करेगा ना आंदोलन। तो सरकार को भी देखिए जिस तरीके से आंदोलन को अभी तक डील किया गया है, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे पंजाब से शुरू हुआ था, और पंजाब में ही अगर वार्ता करके और किसानों के साथ कहीं ना कहीं एक सामंजस्य स्थापित किया जाता, तो मैं समझता हूं कि वहां आंदोलन को रोका जा सकता था, जो किसानों की शंकाएं उनको दूर किया जा सकता था। उसके बाद दिल्ली आना, दिल्ली में रोकना, पानी की बौछारें, गड्ढे खोद देना कि भी दिल्ली तक किसान पहुंचेगा नहीं। तो देखिए किसान जिन परिस्थितियों में काम करता है वो किसी से छुपे नहीं है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो काम करता है और उसे ये चीजें डिगा नहीं सकती हैं। जब लोग सर्दी के पीरियड में आप देखेंगे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, आप देखेंगे रजाई से नहीं निकलते हैं, हीटर से आप जला के आप घर में होते हैं। किसान उस समय खेत में पानी लगा रहा होता है। तो आंधी, तूफान, बारिश किसान के लिए देखिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। देखिए जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया गया, उसके पीछे मोटिव भी यही था पल्लवी, कि जिस तरीके से जवान खड़ा रहता है सीमा के ऊपर, और वो जवान कोई और नहीं है, इन किसानों के बच्चे हैं, बेटे हैं, और उन माता बहनों के बेटे, भाई बहन वही है जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं। आप देखेंगे बॉर्डर पर किसी पूंजीपति का बेटा या किसी राजनेता का बेटा मैं नहीं समझता हूं कि बलिदान देता है। वहां जो बलिदान देते हैं, जो सीमा की रक्षा करते हैं, वो भी इन किसानों के जिगर के टुकड़े हैं। अब मैं नहीं समझता हूं कि भी क्या कारण है कि सरकार इतनी तवज्जो नहीं दे रही है, क्या कारण है कि भी किसान झुकने को तैयार नहीं है। देखिए कोई भी समझौता होता है तो एक तरफ से नहीं होता, न एक तरफ से सरकार कर सकती है और न एक तरफ से वन साइड आप सोचें कि भी किसान कर लें, वो भी नहीं है।
एक कदम अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो एक कदम कहीं ना कहीं किसानों को भी आगे बढ़ना होगा। और देखिए कोई भी आंदोलन हो अंत उसका समझौते से ही होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं सरकार को भी पहल करनी चाहिए और जो किसान लेकिन संगठन सर है। ये बात आप मानेंगे कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि किसान आंदोलन पर राजनीति का कोई धब्बा ना लगे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये बात कही जा रही है कि अब जो आंदोलन चल रहा है वो महज राजनीति से प्रेरित है, इस धब्बे से नहीं बच पा रहा ये आंदोलन, आखिर क्यों? देखिए कोई भी आंदोलन हो उसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर होती है पल्लवी। बिना किसी ताकत के कोई भी आंदोलन नहीं चलता है जी। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो देखिए किसान की नुमाइंदगी मैं समझता हूं संसद में नहीं है। जिस संख्या में गांव के जनसंख्या बसती है उस अनुपात में गरीब की, मजदूर की, किसान की सत्ता में भागीदारी नहीं। और सत्ता में भागीदारी होगी कैसे? जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो गरीब को टिकट देती नहीं है। ईडब्ल्यूएस राशन कार्ड वाले को कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो टिकट देती हैं? क्या उस रेशो में टिकट देती हैं जिस रेशो में अभी गरीब तबका है? नहीं देती हैं। और फिर इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है जिससे गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी हो, वो इलेक्शन लड़ सके। न तो पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देती हैं गरीब को और गरीब किसान को, छोटे किसान को, और ना ही उसकी सत्ता में भागीदारी होती है। क्यों? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन में। एक गरीब आदमी कहां से लेके आएगा? किस तरीके से इलेक्शन लड़ेगा? और जब करोड़ों रुपए नहीं होंगे और सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा किसानों को भी, चाहे तो अपना वो राजनीतिक विंग बनाए अपनी बात मनवाने के लिए, संसद में रखने के लिए। क्यों? मैं देख रहा हूं कामोबेश हालात ये हैं कि सरकारें पूंजीपतियों की हैं और पूंजीपतियों का विकास होता है, उनकी पूंजी जिस रेशो में बढ़ती है और तो और मैं कहूंगा जो राजनीतिक लोग हैं उनके वेतन भत्ते जिस रेशो में बढ़ते हैं, क्या आम आदमी का वेतन भत्ता उस रेशो में बढ़ता है? बिल्कुल। देखिए किसान भी मजदूरी करता है, क्या उसकी मजदूरी उस रेशो में बढ़ पाती है? और एक चीज और है, मैं तो ये मारूंगा सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं और जब अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है पल्लवी, सब एक हो जाते हैं। और मान लीजिए अभी बात आती है किसान को कुछ देने की, तो ये होता है कि भी खजाना खाली है, पैसा है नहीं, कहां से हम पैसा देंगे? और देखिए पूंजीपति है वो चंदा देता है, मोटा मोटा चंदा सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देता है। और पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि वो आरटीआई के दायरे में आए। अगर शुचिता है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, तो हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, बताना चाहिए कि भी इस व्यक्ति विशेष ने, इस कंपनी ने इतना चंदा हमको दिया है, इतना चंदा दूसरे को दिया है। तो देखिए ये सब चीजें पारदर्शिता की बात करते जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक दल कितने पारदर्शी हैं इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, इसीलिए अपने वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड देशों की बैठक से चीन जहां टेंशन में आ गया है, वहीं उसका सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने ट्वीट करके कहा कि क्वाड का तंत्र भारत को चीन की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा करने में मदद नहीं करेगा। उन्होंने इसे घटिया क्वालिटी का रणनीति निर्माण करार दिया जिसका उद्देश्य अमेरिका के हितों को साधना है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने लिखा, क्वाड का तंत्र भारत को 1 इंच भी चीनी क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद नहीं करेगा और न ही यह जापान को चीनी तटरक्षकों के जहाज को चीन के द्वीपों समूह के पास जल सीमा में जाने से रोकने में कोई मदद करेगा। यह एक घटिया क्वालिटी का रणनीतिक निर्माण है जिसका उद्देश्य महज अमेरिका के हितों को पूरा करना है। यह केवल मनोवैज्ञानिक राहत दे सकता है। शुक्रवार को क्वाड की बैठक शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही चीन ने एक बयान जारी कर कहा था कि संगठन के सदस्य देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए। Covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam,
which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of state. और इस खबर पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर 20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव के अलावा 20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया था और उसी मसले पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 342, 147 और 323 में एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा 20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा गया था। इसी मसले पर धारा 342, 147 और 323 में एफआईआर दर्ज की गई है। अखिलेश यादव के अलावा 20 अन्य सपा नेताओं पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि कल उन्होंने ये बात स्वीकार भी कर ली थी कैमरे पर आकर कि हाँ, हमने पिटवाया, लेकिन आज वो अपनी बात से मुकरते हुए भी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हमला तो हम पर हुआ है। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, क्वाड की बैठक क्या हुई? चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के द्वारा ये बयान सामने आया है कि इन तरीकों से कुछ होने जाना नहीं है, यानी कि साफ तौर पर हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि अगर हम ये रणनीति बना रहे हैं कि हम चीन की जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो ये रणनीति कामयाब नहीं हो पाएगी। देखिए पल्लवी, जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइना की सरकार का मुखपत्र है जी, और सरकार जो कहना चाहती है वो उसे शब्द देता है। और जहां तक क्वाड का प्रश्न है, चीन जिस तरह निरंकुश होता चला जा रहा था, पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा करना, विस्तारवादी नीति, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले को न मानना और कोरोना जैसी महामारी का भी एक्सेप्ट न करना कि भी उसका कुछ उसमें हाथ है, तो कुछ बचता नहीं था। और उस पर निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए जो क्वाड की बैठक हुई वो महत्वपूर्ण बैठक है कि भी कुछ देश साथ आए, जिससे कि चाइना की निरंकुशता पर कहीं एक अंकुश लगाया जा सके। अभी तक आप देखेंगे कि जो भी पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ उसका सीमा विवाद है। भारत के साथ बहुत लंबा सीमा विवाद और बहुत सारी क्षेत्र पर उसने कब्जा किया हुआ है, तो भारत कहीं ना कहीं पीड़ित है उससे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे जिस तरीके से गलवान घाटी और जिस तरीके से दूसरे हमारे जो प्रदेश हैं उन पर वो अपना दावा प्रस्तुत करता है, वो एक चिंता का विषय है। तिब्बत में जिस तरीके से आप देखेंगे मानव अधिकारों का हनन और जिस तरीके से उसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो भी एक चिंता का विषय है और वो कहीं उसको विराम देने की जरूरत है। और देखिए, जब सब देश मिलकर साथ आएंगे तो क्वाड भले ही देखने में ग्लोबल टाइम्स की नजर में छोटा हो या कमजोर नजर आता हो, लेकिन बहुत बड़ी ताकत चाइना के खिलाफ खड़ी हुई है, जिसका परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा कि चाइना जिस तरीके से विश्व पटल पर अलग थलग पड़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से उसके जो भी प्रोडक्ट है उनका बायकआउट होता चला जा रहा है और जिस तरीके से उसकी आर्थिक नीतियां आप देखेंगे वो कर्ज के जाल में फंसाता है, जहां जरूरत है वहां कर्ज देगा। जिस तरह की नीतियां हैं चीन की, उन नीतियों के खिलाफ अब अलग अलग देश एकजुट हो रहे हैं और इसका आने वाले समय में बिल्कुल असर देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए सर, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर। तो आपको बता दें कि क्वाड की बैठक को लेकर चीन की टेंशन बढ़ गई है और चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के द्वारा लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए जा रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है कि चीन किस तरीके से इस समय हतप्रभ है और परेशान है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू
खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया